गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक के न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ एक दो चीजें और पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर है आज अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, ठीक है। अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ने से पहले एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था बर्जीलियस। उसकी हाइपोथेसिस पहले आई थी। उसकी हाइपोथेसिस देख के ही बाद में अवोगाड्रो ने अपनी हाइपोथेसिस दी थी। पहले आया था बर्जीलियस। बर्जीलियस ने क्या कहा था कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स of all gases contain equal number of atoms। क्या कहा था बर्जीलियस ने कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन हम लोग सेम रखते हैं तो उसके बाद अगर वॉल्यूम सेम है गैसेस की तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। कि अगर वॉल्यूम सेम है तो इसका मतलब उसमें एटम्स जो है वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस चेंजिंग इनटू किसमें, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड में, ठीक है। इक्वेशन लिखूं तो क्या, हाइड्रोजन मतलब H2 प्लस में Cl2 चेंजिंग इनटू किसमें, 2HCl में, ठीक है। आप लोगों ने पीछे गेल-लुसाक्स लॉ पढ़ा था, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में गेल-लुसाक्स लॉ पढ़ा था। तो हमने बोला था देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम है। यहाँ पर Cl2 कितना वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम है। यहाँ पर 2HCl कितना वॉल्यूम बना, दो वॉल्यूम बना, ठीक है। क्योंकि आपने गेल-लुसाक्स लॉ में पढ़ा था गैसेज जो कंबाइन होती हैं वो किसमें कंबाइन होती हैं, वॉल्यूम्स में। तो हाइड्रोजन कितना, एक वॉल्यूम, क्लोरीन कितना, एक वॉल्यूम, HCl कितना, दो वॉल्यूम, ठीक है। अब कहता है वॉल्यूम अगर सेम हो तो नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो मैं कहता हूं एक वॉल्यूम में मान लीजिए एटम्स कितने हैं, n एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं, n एटम्स हैं। तो n एटम्स हाइड्रोजन के हो गए, तो क्लोरीन के भी कितने होंगे, n एटम्स होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों की वॉल्यूम क्या है, सेम है। इसकी वॉल्यूम डबल है तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स भी क्या हो जाएंगे, 2n एटम कंपाउंड, सॉरी 2n कंपाउंड एटम, क्योंकि कंपाउंड बन गया, ठीक है। कि n एटम्स हाइड्रोजन के और n एटम्स क्लोरीन के मिलकर आपको 2n कंपाउंड एटम ऑफ किसका दे रहे हैं, हाइड्रोजन का दे रहे हैं। अब कहते हैं मान लीजिए कि मेरे को यहां पर मैंने कौन सा लगाया है, यहां पर मैंने बर्जीलियस हाइपोथेसिस लगाई है, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं कि मान लीजिए मेरे को एक कंपाउंड एटम चाहिए। कितना चाहिए, एक। फिर बोल रहा हूं कितना चाहिए, सिर्फ एक कंपाउंड एटम चाहिए। मतलब मेरे को सिर्फ एक ही HCl बनाना है। तो डिवाइड करेंगे कितने से, डिवाइडिंग थ्रू आउट कितने से, n/2 से। कितने से, n/2 से। तो क्या आ जाएगा, हाफ एटम, और ये भी कितना, हाफ एटम। ये कितना आ जाएगा, 1, सॉरी यहां पर डिवाइडिंग थ्रू आउट 1/2n, क्योंकि एक चाहिए ना, तो एक चाहिए तो 2n से डिवाइड कर देंगे। 2n से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर कितना हो गया, 1/2, यहाँ पर कितना हो गया, 1/2, यहाँ पर कितना हो गया, 1 कंपाउंड एटम, ठीक है। अब कहता हूं मैं इस इक्वेशन से क्या कह सकता हूं, मैं इस इक्वेशन से ये कह सकता हूं कि भैया हाफ एटम हाइड्रोजन का, हाफ एटम क्लोरीन का
अगर ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक कंपाउंड HCl का बनेगा। हाफ एटम हाइड्रोजन का, हाफ एटम क्लोरीन का अगर मिलेगा तो एक कंपाउंड एटम बनेगा। बट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या कहा था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, तो हम लोग बोलते हैं इट कॉन्फ्लिक्ट्स द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को जो है वो क्या कर दिया, कॉन्फ्लिक्ट कर दिया, अलावाइड कर दिया। ठीक है, सो बर्जीलियस हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। इसलिए बर्जीलियस हाइपोथेसिस जो है वो क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। क्यों रिजेक्ट हुई भाई? रिजेक्ट होने का रीजन ये है क्योंकि एटम आपने कहा कि इंडिविजिबल है, तो आधा एटम कहां से मिल जाएगा, तो आधा एटम नहीं मिलेगा, इसलिए बर्जीलियस हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट कर दी गई। उसके बाद अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस आती है, देखते हैं अभी। ठीक है, अब कहता है, आगे आते हैं अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस पर। अब बर्जीलियस हाइपोथेसिस ने क्या माना था कि अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस इससे कुछ अलग होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि एटम जो है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने कहा था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, तो वहां पर बर्जीलियस जो है वो रिजेक्ट हो गया था। अवोगाड्रो ने क्या कहा कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। एटम जो है वो छोटा पार्टिकल है जो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करता है, एंड मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। ठीक है, इट मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। लेकिन मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल एलिमेंट का और कंपाउंड का वो पार्ट है विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो अकेला इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है। तो इसलिए अवोगाड्रो ने क्या कहा, इसने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर आप टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या रखते हो, सेम रखते हो, सो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसने एटम्स नहीं माने, इसने क्या माने, मॉलिक्यूल्स माने कि अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखोगे तो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर से हम लोग एग्जांपल लेते हैं क्या, कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन चेंजिंग इनटू किस में, हाइड्रोजन क्लोराइड में। ठीक है, मैं लिख सकता हूं क्या, H2 प्लस Cl2 चेंजिंग इनटू 2HCl, कि भैया एक वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस और एक वॉल्यूम क्लोरीन गैस जो है वो आपको मिलकर 2 मोल ऑफ HCl गैस दे देता है। एक वॉल्यूम किसकी हो गई, H2 की, एक वॉल्यूम यहाँ पर किसकी हो गई, Cl2 की, तो ये आपको 2 वॉल्यूम दे देगा, किसका, HCl का। एक वॉल्यूम H2, एक वॉल्यूम Cl2 कर देगा, 2 वॉल्यूम HCl का। अब इस पर अगर अवोगाड्रोस लॉ लगाते हैं और मैं कहूं कि एक वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, n मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, n मॉलिक्यूल। क्यों? देखिए बर्जीलियस में क्या लगाया था, एटम्स, वॉल्यूम सेम है तो एटम्स सेम होंगे, यहाँ पर वॉल्यूम में मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स, तो इसमें भी कितने होंगे, n मॉलिक्यूल्स। इसमें कितना बन जाएगा, 2n मॉलिक्यूल कंपाउंड। हमें कितना चाहिए, हमें सिर्फ एक HCl चाहिए। कितना चाहिए, एक चाहिए। तो दोबारा से डिवाइड करें, डिवाइडिंग थ्रू आउट किससे, 1/2n से। तो 1/2n से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 मॉलिक्यूल। ठीक, 1/2 मॉलिक्यूल। ठीक, और यहां पर कितना आ जाएगा, 1 मॉलिक्यूल। ओके भाई, तो हाफ मॉलिक्यूल अगर HCl का मिले, सॉरी हाइड्रोजन का
और हाफ मॉलिक्यूल अगर किसका मिल रहा हो क्लोरीन का, तो वो आप लोगों को एक मॉलिक्यूल HCl दे देगा। अब मॉलिक्यूल हाफ हो सकता है, ठीक है, लेकिन एटम हाफ नहीं हो सकता, इसलिए एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट नहीं हुई, क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन मिलकर आपको क्या दे रहे हैं, एक मॉलिक्यूल HCl का दे रहे हैं, दैट इज एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। अब आती है एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रोस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन है जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज क्या है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी की मैं लास्ट के एक लेक्चर में भी बात कर चुका हूं कि एटॉमिसिटी क्या होता है। एटॉमिसिटी मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, दैट इज क्या, एटॉमिसिटी, ठीक है। आप एवोगाड्रोस लॉ से यहाँ पर एटॉमिसिटी बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं कहूं कि भैया n मॉलिक्यूल है, अगर एक मॉलिक्यूल करते हैं तो एक मॉलिक्यूल मतलब कितना होता है, एक मॉलिक्यूल Cl2, ठीक है। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, दिख रहे होंगे आपको, कितने हैं, 2 एटम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एटॉमिसिटी बता सकते हैं। तो एटॉमिसिटी क्लोरीन की कितनी हुई, 2, ठीक है। O3 होता कितनी हो जाती, 3, ठीक है। मान लीजिए O2 होता कितनी हो जाती, 2, मान लीजिए CH4 होता कितनी हो जाती, 4 और 1 5, मान लीजिए होता C3H8 कितनी हो जाती, 8 और 3 11, ठीक है भाई। मान लीजिए हो H2SO4 कितनी हो जाएगी, 4 और 5 और 2 7, दैट इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब आपको नंबर ऑफ एटम्स क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। ओके, अब सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं एवोगाड्रोस लॉ की। वो सेकेंड एप्लीकेशन क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी, पूरा लिख देता हूं, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है। कि रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, कि मॉलिक्यूलर मास में और वेपर डेंसिटी ऑफ गैस में क्या रिलेशनशिप है। तो देखिए सबसे पहले कि वेपर डेंसिटी जो है वो किसके बराबर होता है, वेपर डेंसिटी जो है वो बराबर होता है डेंसिटी ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ किसकी, हाइड्रोजन गैस की, एट कहां पर, एट एसटीपी पर। कि वेपर डेंसिटी जो है, ये दोनों एसटीपी भी ली गई, दोनों ही गैसेस, डेंसिटी ऑफ ए गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट के कहां पर, एसटीपी, मतलब डी गैस डिवाइडेड बाई डी हाइड्रोजन गैस एट कहां पर, एट एसटीपी, ठीक है भाई। अब डेंसिटी जो है उसमें कह सकता हूं कि क्या वेपर डेंसिटी, दोनों की वॉल्यूम जो है वो मैं क्या रखता हूं, सेम रखता हूं। तो मैं लिख रहा हूं मास ऑफ ए गैस एट वॉल्यूम V, मास ऑफ ए गैस एट वॉल्यूम कितनी, V, डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन के लिए लिख सकते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम वॉल्यूम पर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस लिखें, ठीक है। मास ऑफ ए गैस एट वॉल्यूम V एंड मास ऑफ ए हाइड्रोजन गैस एट सेम वॉल्यूम, मतलब उसके लिए भी वॉल्यूम कितनी ली गई है, सेम वॉल्यूम ली गई है, और यहां पर भी सेम एसटीपी पर है दोनों, ठीक है। एक चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं, कई बार क्वेश्चन में नहीं मिलता, कि डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी इज 9 into 10 की पावर -5 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। 9 into 10 की पावर -5 into 10 की पावर -5, 9 10 की पावर -5 ग्राम पर मिलीलीटर। दूसरी, ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो वेपर डेंसिटी इज यूनिटलेस, वेपर डेंसिटी जो है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। अब उसके बाद कहता है किसी गैस
सेम वॉल्यूम पर लें तो हम लोग अवोगाड्रोस लॉ लगाए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, n मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं कि भैया v वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, n मॉलिक्यूल्स हैं, तो मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ n molecules of हाइड्रोजन गैस। कहां पर लेना है दोनों, एसटीपी पर। अब उसके बाद बात करें कि अगर मेरे को n मॉलिक्यूल का मास निकालना हो तो मैं क्या करूं, n इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस, ठीक है, n इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइडेड बाई n इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ किसका, हाइड्रोजन गैस का। ये लिख सकता हूं, n से n क्या हो गया, कैंसिल होगा क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे ऑन द बेसिस ऑफ अवोगाड्रोस लॉ। उसके बाद मैं बोल सकता हूं क्या कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ गैस को हम लोग बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास, उस गैस का क्या, मॉलिक्यूलर मास, डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना, 2। तो यहाँ पर रिलेशनशिप आ गया क्या कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यहाँ पर ये एक रिलेशनशिप आ गया कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है। दूसरा एक यहाँ पर कई बार पूछ लेता है रिलेटिव डेंसिटी निकालिए, वेपर डेंसिटी नहीं पूछता, मान लीजिए क्या पूछ लेता, रिलेटिव डेंसिटी। देखिए वेपर डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। रिलेटिव डेंसिटी पूछता तो मान लीजिए दो गैस है, एक ए और बी, तो डेंसिटी ऑफ गैस ए डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गैस बी, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का कि डेंसिटी ऑफ ए गैस दिया गया आपको 3.6 इंटू 10⁻³ ग्राम पर मिलीलीटर। देन द गैस इज, आपको गैस बतानी कौन सी गैस होगी, साथ में बताया गया डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस गिवन है आपको 9 इंटू 10⁻⁵ ग्राम पर मिलीलीटर। अगर ये गिवन नहीं भी होता तो भी मैंने कहा था आप याद रखना, तो वेपर डेंसिटी जो है, अगर आपसे गैस पूछी गई है तो आप इनका मोलिकुलर मास निकाल के देखिए, मोलिकुलर मास किसका सेम आता है वो चीज चेक करेंगे। तो पहले वेपर डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो वेपर डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या था कि डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ किसकी, हाइड्रोजन गैस की, ठीक है जी। ओके, तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस कितनी दी गई है, 3.6 इंटू 10⁻³ अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितनी दे रखी है, 9 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। आगे सोल्व करोगे तो 3.6 इंटू 10⁻³ ये ऊपर जाएगा 10 की पावर कितना हो गया, 5 डिवाइड बाई 9, ठीक है। आगे सोल्व करोगे तो 3.6 इंटू 10 की पावर कितना आ गया, 2 डिवाइडेड बाई कितना, 9। सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 36 डिवाइड बाई 10 इंटू 9 इंटू 100, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, अब वेपर डेंसिटी कितनी आ गई, 40। अब 40 पे चेक मत करने लग जाना, ठीक है। क्या निकालना हम लोगों को, मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी, 40 मतलब 80। तो आपको ये देखना है 80 मोलिकुलर मास किसका आता है। देखिए सल्फर का कितना, 32, 2 ऑक्सीजन है, 2 इंटू 16 32, 32 कितना हो गया, 64, मतलब पहले वाला ऑप्शन नहीं है। CO2 का तो नॉर्मल बिना देखे पता है कितना, 44, N2 का कितना, 28, यहाँ पर देखें सल्फर का कितना, 32, 3 ऑक्सीजन में कितना, 48, 48 32 कितना, 80। तो दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। अगले क्वेश्चन में बोला आपको क्या, कि मास ऑफ ए 1 लीटर ऑफ ए गैस
is 1.96 gram. Then find vapor density and molecular mass of a gas. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. मास ऑफ 1 liter of a gas is 1.96 gram. Then find out the vapor density and molecular mass of gas. ठीक है, अब देखिए मैं एक पीछे वाले बात आता हूं जो पीछे दिन से पढ़ रहे हैं. मोल इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन में ग्राम मोलिकुलर मास. ठीक है, मास दे रखा है ना, साथ में वॉल्यूम दे रखे, तो वॉल्यूम वाला भी क्या, गिवन वॉल्यूम अपॉन में कितना 22.4 लीटर. ठीक है, जिसकी वैल्यू पता है उसकी रख दीजिए. मास की पता है कितनी 1.96 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास हम लोगों को निकालना है. ओके, गिवन वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर डिवाइड बाय 22.4. तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग ग्राम मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं कि 1.96 इंटू कितना 22.4. ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 43.904 ग्राम. दैट इज नियरली इक्वल टू 44 ग्राम. ठीक है, मतलब अगर आप यहां पर अब मोलिकुलर मास लिखें तो मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, ज्यादा कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. ग्राम की जगह पे क्या लिख दीजिए, यू लिख दीजिए. ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है वेपर डेंसिटी. तो क्या होता है, मोलिकुलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी. तो वेपर डेंसिटी पूछी गई है, मतलब मोलिकुलर मास डिवाइड बाय कितना 2. ठीक है, मोलिकुलर मास कितना 44 डिवाइड बाय 2, 2 कितना 22. दैट इज आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर 3.4 ग्राम ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट इन इंसुलिन. अगर 3.4 ग्राम सल्फर प्रेजेंट है इंसुलिन में, देन फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग छोड़ के आते हैं पेपर में. ठीक है, हम लोगों को समझ में नहीं आता किस चीज से रिलेटेड है. ठीक है, तो देखिए बिल्कुल ही यूनिटरी सिस्टम वाला क्वेश्चन है ये. क्या आपको बोल रहा है 3.4% सल्फर प्रेजेंट है इंसुलिन में, तो फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट. देखिए जब भी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट आपको मानना पड़ेगा कि वहां पर कम से कम एक एटम जरूर है. देयर शुड बी एट लीस्ट 1. किसकी बात कर रहे हैं, सल्फर की, तो 1 सल्फर एटम. ठीक है, कम से कम अगर मिनिमम मोलिकुलर वेट पूछा है तो कम से कम एक सल्फर तो भाई जरूर होगा. ओके, अब देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कह सकता हूं मैं कि 3.4% सल्फर अगर है तो मोलिकुलर वेट कितना हुआ, बताइए भैया. 3.4% का मतलब वो कितना हुआ कि 100 में कितना है 3.4 सल्फर है. तो अब मैं कह रहा हूं कि इफ 3.4 ग्राम अगर सल्फर है देन इंसुलिन कितना हो जाएगा, इंसुलिन कितना हो जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा ना भाई. क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि इंसुलिन में 3.4% सल्फर है, मतलब 100 ग्राम में कितने 3.4. तो हम लोग बोल रहे हैं 3.4 ग्राम अगर सल्फर है तो इंसुलिन कितना हो गया 100. अगर 1 ग्राम सल्फर है तो इंसुलिन कितना हो गया 100 बाई 3.4. अगर कहते हैं सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32, अगर 32 ग्राम है तो कितना हो गया 32. ठीक है, तो आप सोल्व करेंगे तो 3200 डिवाइड बाय 34, ये नियरली इक्वल टू आएगा 941 ग्राम. दैट इज द मोलिकुलर मास, मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ इंसुलिन. दैट इज कितना 941 ग्राम. ठीक है, और भी क्वेश्चन है इस टाइप से, वो आपको नीचे पीडीएफ के में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो इन क्वेश्चन को करें आप लोग. आगे चलते हैं. ठीक है, अब एक चीज है क्या, ये नोट कर लेना, ये एमसीक्यू में वैसे ही पूछ लेता है. दैट इज क्या, ड्यूलोंग्स पेटिट्स लॉ. ठीक है, क्या बोलता है इसमें कि एटॉमिक मास इनटू
स्पेसिफिक हीट, पूरा लिख देता हूं चलो, एटॉमिक मास इंटू स्पेसिफिक हीट, ओके, नियरली इक्वल टू 6.4, दैट इज द Dulong-Spetit's law, एटॉमिक मास इंटू स्पेसिफिक हीट दैट इज नियरली इक्वल टू कितना, 6.4, ठीक। और ये स्पेसिफिक हीट जो है वो आपको किस में मिलेगी, इन कैलोरीज पर ग्राम में मिलेगी। स्पेसिफिक हीट जो है वो आपको किस में मिलेगी, कैलोरीज पर ग्राम में। अब कहता है सबसे पहला क्वेश्चन क्या, कि मेरे को तीन चीजों की स्पेसिफिक हीट दी गई, स्पेसिफिक हीट ऑफ मरकरी, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम। बोला किसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, बोला किसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। तो देखिए स्पेसिफिक हीट का और एटॉमिक मास का क्या रिलेशनशिप है। अगर मैं यहां पर देखूं कि स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4 अपॉन में क्या, एटॉमिक मास। मतलब अगर एटॉमिक मास ज्यादा होगा तो स्पेसिफिक हीट इनवर्सली होगी ना, अगर एटॉमिक मास ज्यादा होगा तो स्पेसिफिक हीट कम होगी। तो स्पेसिफिक हीट, एटॉमिक मास ज्यादा हुआ तो स्पेसिफिक हीट कम होगी, मतलब इसकी सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, एल्यूमिनियम की। तो ये वेरिएशन हो जाएगा वहां पर स्पेसिफिक हीट का। स्पेसिफिक हीट इज इनवर्सली रिलेटेड टू मास, सो अगर मास कम है तो उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी, मास ज्यादा है तो उसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी, ठीक है। उसके बाद बोला गया आगे कि बेरिलियम, बोरोन, सिलिकॉन एंड डायमंड, बेरिलियम, बोरोन, सिलिकॉन एंड डायमंड, ठीक है। ये जो है वो एक्सेप्शन है ड्यूलोंग-स्पेटिट्स लॉ के, ठीक है। ये जो है एक्सेप्शन है किसके, ड्यूलोंग-स्पेटिट लॉ के। कई बार पूछ ले कि भैया ड्यूलोंग-स्पेटिट लॉ का एक्सेप्शन कौन से, तो बेरिलियम, बोरोन, सिलिकॉन एंड डायमंड आर द एक्सेप्शन ऑफ ड्यूलोंग-स्पेटिट्स लॉ, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक हीट जो है वो टेम्परेचर के साथ क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। रीजन पूछे तो बिकॉज their specific heat decreases with temperature, टेम्परेचर के साथ क्या होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा वैसे वैसे स्पेसिफिक हीट जो है वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं ड्यूलोंग-स्पेटिट लॉ में। क्वेश्चन क्या है, कि आपको बोल दिया स्पेसिफिक हीट जो है इस कितनी है, 0.16, ठीक है। आपसे बोला कि इट्स अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट, उसका अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट वुड बी कितना होगा, बताओ। इट्स अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट वुड बी, एक ऑप्शन दिया 32, बी ऑप्शन दिया 16, सी ऑप्शन दिया 40 एंड डी ऑप्शन दिया 64, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो इजी है, बशर्ते कि आपको ड्यूलोंग-पेटिट्स लॉ याद हो। अगर ड्यूलोंग-पेटिट्स लॉ याद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आप छोड़ के जाओगे पेपर में, ठीक है। तो क्या था ड्यूलोंग-पेटिट्स लॉ, कि एटॉमिक मास, उसके बाद देखना कितना आसान हो जाएगा, कि एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट इज नियरली इक्वल टू क्या, 6.4। आपको स्पेसिफिक हीट दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.16, 6.4। एटॉमिक मास निकालना है, कितना आ जाएगा, 6.4 अपॉन 0.16, दैट इज कितना, 40 इज योर आंसर, ठीक है। सिंपल सा था, बशर्ते कि आपको ड्यूलोंग-पेटिट्स लॉ याद हो। अगर ड्यूलोंग-पेटिट्स लॉ याद नहीं होगा तो आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि 116 मिलीग्राम 116 मिलीग्राम ऑफ ए कंपाउंड, एक कंपाउंड का 116 मिलीग्राम है ऑन वेपराइजेशन इन ए विक्टर मेयर मेथड, विक्टर मेयर apparatus displaces 44.8 ml of air measured at STP। ठीक है, देखिए आज हम जो लोग हैं पीछे के जो क्वेश्चन बच गए थे वो भी उठा रहे हैं ताकि आप लोगों की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ऑफ एयर 44.8 ml of air measured at STP, the molecular weight of the compound। इसमें भी आपसे molecular weight of compound is, option A is 16, option B is 232, C option is 58, D option is 44.8। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि भैया 116 मिलीग्राम है किसी कंपाउंड का, वेपराइजेशन के बाद वो कितनी एयर को डिस्प्लेस कर देता है? वो डिस्प्लेस कर देता है 44.8 ml ऑफ एयर को। तो हम लोगों से पूछा गया कि मोलिकुलर वेट क्या होगा। देखिए मैं आप लोगों को वापस से मोल कॉन्सेप्ट में लेके जा रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए कि हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी क्या, 1 मोल इज इक्वल्स टू ग्राम मोलिकुलर मास, पढ़ा था, इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर ऑफ द गैस या फिर 22,400 ml ऑफ द गैस, पढ़ा था भाई। ठीक है, इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू Na, ये हम लोगों ने पढ़े थे सारी चीजें। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि 116 मिलीग्राम कोई कंपाउंड है, अगर उसका वेपराइजेशन करोगे तो वो 44.8 ml ऑफ एयर को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो मैं कहता हूं देखिए इफ 44.8 ml, ठीक है, ऑफ एयर इज डिस्प्लेस्ड, अगर इतनी एयर डिस्प्लेस हो रही हो देन कंपाउंड कितना है 116 मिलीग्राम। 116 मिलीग्राम मतलब 116 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। ठीक है, अगर 1 ml एयर है तो कितना होगा 116 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय कितना 44.8। ठीक है, अब हमें मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कितने में निकालना है 22.4 में, तो 22.4 में निकालते हैं तो कितना हो गया 116 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर नहीं लिख सकते, कितना लिखेंगे 22,400 सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर। ठीक है, क्योंकि मिलीलीटर में है ऊपर, तो 44.8 इंटू ऊपर कितना 22,400। ठीक है जी, ओके आगे सॉल्व करते हैं। 116 इंटू 22,400, नीचे ले जाता हूं 10 की पावर -3 को, 1000 हो गया, 44.8 का ऊपर कितना हो गया 10। ठीक है, 2 कैंसिल 3 जीरो से कितने में चला जाएगा 2 पे, ये कितना 2 58, तो कितना मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 58 योर आंसर। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चन है सारे, बशर्ते कि आपको मोल कॉन्सेप्ट आता हो, स्पेसिफिक हीट के लिए डेलोंग्स पेटिट्स लॉ याद हो, वेपर डेंसिटी के लिए आपको रिलेशनशिप याद हो कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी, और डेंसिटी ऑफ गैस निकालने के लिए आपको डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस याद हो, दैट इज 9 इंटू 10 की पावर -5 ग्राम मिलीलीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 53 इन ऑक्साइड, एक ऑक्साइड में, मेटल ऑक्साइड में, इन ए मेटल ऑक्साइड। ठीक है, कि ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है एक मेटल ऑक्साइड में ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला M2O3,
एक मेटल ऑक्साइड है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला M2O3 है, उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी दी गई है 53। अब कह रहा है इट्स एटॉमिक मास इज, तो एटॉमिक मास किसका पूछा गया, एटॉमिक मास ऑफ मेटल पूछा गया, क्योंकि ऑक्सीजन का तो आपको पता ही है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, इट्स एटॉमिक मास इज अबाउट। अब कहता है ये क्वेश्चन हम लोग सोच में पड़ जाएंगे किस टॉपिक का है, ठीक है। तो देखिए आपको जो गिवन है वो लिखिए, आपको क्या गिवन है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गिवन है, कितनी गिवन है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 53, ठीक है जी, ओके। अब कहता है परसेंटेज ही गिवन है, दूसरा क्या गिवन है, फॉर्मूला गिवन है ऑक्साइड का, क्या फॉर्मूला होता है M2O3, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं करता, खाली बैठे बैठे मैं इसका परसेंटेज का फॉर्मूला लिख लेता हूं कि अगर ये कंपाउंड होता और मेरे को इसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी होती तो फॉर्मूला क्या बनता, तो फॉर्मूला क्या बनता कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू, कैसे निकालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, याद है ना कि नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का लिख रहा हूं, ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय कितना मॉलिक्यूलर मास, ठीक, इनटू कितना 100, ठीक। अब कहता है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपको पता है कितनी है भैया 53, लिख दी यहां पर। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स भी आपको पता है कितने हैं 3, इनटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास भी पता है कितना 16, डिवाइडेड बाई इनटू 100, ठीक। अब कहता है इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो इसका जब मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो क्या करते कि 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ किसका M का, प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ किसका ऑक्सीजन का, ठीक है। अब कहता है 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ M, भाई वो तो पूछा ही गया है, कितना मान लें कि एटॉमिक मास ऑफ M कितना है x है, तो क्या बन गया 2x प्लस 3 इंटू 16, तो क्या हुआ 2x प्लस 48, ठीक है। ये मोलिकुलर मास आ गया कि 2x प्लस 48, ठीक। अब मैं इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ा के देखता हूं कुछ होता है या नहीं होता है, तो 53 इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 48 इंटू 100, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे 53 2x प्लस 48 इक्वल टू 4800, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर x की वैल्यू आएगी 27 के नियरली इक्वल टू, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 27। तो ये क्वेश्चन भी आसान था, मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन लिखी और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकाली गई होगी उसका फॉर्मूला लिखा, ठीक है। उसके बाद वो क्वेश्चन आराम से होता चला जाएगा। तो जरूरी है कि क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी गई हो उन वैल्यूज को एक बार लिखें और कैसे वो वैल्यूज आई होंगी उन वैल्यूज का पता करें, आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा किसी भी टॉपिक। ये क्वेश्चन जो था वो परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेटल M of equivalent mass E form an oxide of molecular formula MXO/E. The atomic mass of metal is given by the correct equation, ठीक है। इन इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन है जो मेटल का एटॉमिक मास आपको दे रही है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला क्या दिया गया, फॉर्मूला दिया गया है MXO/Y, ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, ओके जी, ठीक है। अब इक्विवेलेंट मास बता दिया, इक्विवेलेंट मास कितना है, इक्विवेलेंट मास है E, ठीक है जी, ओके। अब कहता है यहां पर करें क्या इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो देखिए मैं एक चीज बोलता हूं, क्या कंपाउंड जो है यहां पर इज न्यूट्रल है, थोड़ा अलग तरीका लग रहा है, कंपाउंड कैसा है न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि सम ऑफ पॉजिटिव, दो चार्ज होते हैं, सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज कितना, इज 0,
कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सम होगा वो कितना होगा, 0 होगा। हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पर MXOY कंपाउंड जो है वो कैसा है, न्यूट्रल है, तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सम जो है वो कितना है, 0 है। ठीक है, मैं कहता हूं हम लोगों को पता है क्या कि वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है या चार्ज बोलूं ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2। ठीक है, एक ऑक्सीजन एटम पर -2 होता है, तो वैलेंसी ऑफ Y एटम ऑफ ऑक्सीजन, Y एटम्स पर कितनी होगी, -2y। या आप ये बोल सकते हैं वो एक ऑक्सीजन एटम पर -2 चार्ज होता है, एक ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, तो Y एटम पर कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, मान लेते हैं लेट द चार्ज ऑन, चार्ज ऑन किस पर, मेटल पर, मेटल एम पर, इस कितना मान लेते हैं, प्लस, चलो प्लस P, कितना मान लेते हैं, प्लस P, क्योंकि मेटल के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। ओके जी, तो चार्ज ऑन एक्स मेटल, सॉरी चार्ज ऑन एक्स एटम ऑफ मेटल, मेटल के एक्स एटम पर चार्ज कितना होगा, Px। ठीक है भाई, तो हमने भी बोला सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो क्या हुआ कि Px -2y बराबर कितना, 0। Px बराबर कितना हो गया, 2y। P बराबर कितना हो गया, 2y/x। ठीक है, ओके। अब ये बताइए चार्ज मतलब क्या, वैलेंसी। ठीक है भाई, मैंने वैलेंसी क्यों निकाली अभी बताता हूं। आपने पीछे सर ने आपको बताया होगा क्या कि एटॉमिक इक्विवेलेंट मास अगर आपको निकालना हो, किसी एटम का अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो बराबर होता है किसके, एटॉमिक मास अपॉन क्या, वैलेंसी। ठीक है भाई, अब वैलेंसी तो हमने निकाल ली क्योंकि P वैलेंसी थी मेटल एटम की, वैलेंसी निकाली कितनी, 2y/x। हमें क्या निकालना, एटॉमिक मास। इक्विवेलेंट मास बता रखा है कितना है, E इक्वल टू एटॉमिक मास, वैलेंसी कितनी है, 2y/x। ठीक है, तो इक्वल एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, E इंटू 2y/x, मतलब 2E/y/x। ऑप्शन नंबर कौन सा, 1। ठीक है, ये थोड़ा अलग तरीका है आपकी बुक वगैरह से, तो एक बार ढंग से देख लेना, तो एक दो बार देखोगे तो क्वेश्चन आराम से आपसे हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम लोग जो है आपके पास जो डिस्क्रिप्शन में आपको जो PDF मिलेगी उसमें आपको कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन भी हैं, वो भी आपको करने हैं। ठीक है, और जो सोल्व क्वेश्चन उनमें से कोई अगर क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो आप पूछे, अनसॉल्व क्वेश्चन भी आप नहीं होता है तो आप पूछे। ठीक है, पूछिए, अगर नहीं आता है तो करिए एक बार, वीडियो एक दो बार देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे सारे क्वेश्चंस, ये मेरा मानना है। एक बार देखें, ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर आगे स्टॉकियोमेट्री के साथ।